आपको कोई सवाल करना है तो सवाल भी कीजिए। तो हम शुरू कर रहे हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन से आधुनिक इतिहास को। आप जानते होंगे कि यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहली कंपनी जो भारत आई उसका नाम था पुर्तगीज़ या पुर्तगाली। ये बात 1498 की है। तो 1498 में पुर्तगीज भारत आए। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले या पुर्तगालियों को भारत में लाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जिससे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, है ना। इस टॉपिक में हुआ यह है कि 15वीं शताब्दी की बात है, 15वीं शताब्दी के मध्य में की बात है, जब 1453 एडी में कुस्तुनतुनिया साम्राज्य पर उस्मानिया साम्राज्य का अधिकार हो गया। या ऐसे कह सकते हैं हम कि तुर्की, जहाँ पर तुर्की है जिसे एशिया माइनर भी कहते हैं, वहाँ पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। और आप एक मैप में देखिए, उस मैप में आपको दिखाई देगा कि ये जो मैप में आपको रेड कलर से जो लाइन दिखाई दे रही है, इस लाइन का मतलब है कि इस रास्ते से यूरोप के लोग भारत के साथ व्यापार करते थे और बहुत सारे यूरोप के व्यापारी भारत आते थे, चीन जाते थे। और इस मार्ग को हम रेशम मार्ग भी कहते हैं वैसे पुराने ज़माने में। लेकिन ये वाले मार्ग को अब क्या कर दिया, तुर्कों ने अवरुद्ध कर दिया और तुर्कों ने इस पे बहुत सारे कर लगाए, यहाँ पे लूटपाट होने लगी। तो कुल मिला के यूरोप के लोगों को अब भारत के साथ व्यापार करना बहुत मुश्किल हो गया। और यूरोप के लोगों को भारत के साथ व्यापार करे बिना, है ना, उनका जीवन चल नहीं सकता था, क्योंकि यूरोप के लोगों को मसाले अत्यधिक प्रिय थे और मसालों से वहाँ पे मांस पकाना या मांस खाना ज़्यादा स्वादिष्ट था। तो इसलिए अब यूरोप के लोगों को लगा कि अब उन्हें नए मार्ग की खोज करनी चाहिए, क्योंकि ये वाला मार्ग तो बंद हो गया है। तो अब यूरोप के लोग क्या करेंगे, एक नए मार्ग की खोज करने की शुरुआत करेंगे। जैसे आपने ये कोट सुना होगा कई बार कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो अब यहाँ आवश्यकता है व्यापार की, और इसी वजह से एक नए मार्ग की खोज के लिए सब लोग प्रयास कर रहे हैं, खास तौर से पुर्तगाल और स्पेन। विशेष तौर से पुर्तगाल का एक राजकुमार था जिसका नाम था हेनरी, जिसे लोग द नेविगेटर के नाम से जानते थे, यानी कि उसको संज्ञा दी जाती थी द नेविगेटर की, क्योंकि वो रोज़ नई खोजों के बारे में सोचता था या नए प्रयास करता था, जिससे कि नई नई चीज़ें वो देख सके या लोगों के जीवन में नए आविष्कार करा सके या कर सके। तो इसके लिए उसे द नेविगेटर की संज्ञा दी गई थी। पुर्तगाल ने अपना एक नाविक जिसका नाम था बार्थोलो डियाज, 1487 की बात है, 1487 की, जब बार्थोलो डियाज को भेजा गया कि भाई 1400, यहाँ लिख लेते हैं, ये पॉइंट बना देते हैं, कहानी आप सुनते रहिए, कि 1487 में बार्थोलो डियाज से कहा गया कि तुम जाओ और भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज करो। तो भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज के लिए भेजा गया बार्थोलो डियाज को, जो कि पुर्तगाल का एक नाविक था। आप एक बार फिर मैप में देख लीजिए कि ये कौन से मार्ग का प्रयोग करेगा। तो आप देखेंगे कि एक लाल घेरे से आपको पुर्तगाल दिखाई देगा, वहाँ से जो लकीर आपको दिखाई दे रही है, लाइन, आप उसमें देख रहे होंगे कि उस लाइन के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि उस रास्ते से बार्थोलो डियाज कहाँ जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी बिंदु पर। तो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी बिंदु की खोज की किसने, बार्थोलो डियाज ने। और इसने खोज की केप ऑफ गुड होप की। तो एक ये क्वेश्चन है कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना है इसकी खोज की है किसने, बार्थोलो डियाज ने, है ना। ये बात 1488 की है। तो 1487 में वो निकला घर से और 1488 में उसने आशा अंतरीप या केप ऑफ गुड होप की खोज की। एक बात। अब दूसरी बात देखो, वहाँ तक वो पहुँच पाया, उसने सोचा कि भारत के लिए अब आसान है, लेफ्ट हैंड पे मुड़ना है। आप मैप में देख सकते हो लेफ्ट हैंड पे क्या है, भारत है, तो लेफ्ट हैंड पे मुड़ना है और भारत पहुँच जाना है। लेकिन तब तक उसका सारा राशन पानी भी खत्म हो गया, उसका जो जहाज़ था वो जहाज़ बुरी तरह टूट गया तूफानों की वजह से, कई जगह पर उसे लूटपाट का भी सामना करना पड़ा था। इसलिए बहुत थक हार कर बार्थोलो डियाज वापस चला गया। ये बात आई गई हो गई और पुर्तगाल का ये अभियान यहीं पर रुक गया। लेकिन दूसरी तरफ स्पेन भी कोशिश कर रहा था। अब स्पेन की बारी थी और स्पेन ने 1492 में अपने एक यात्री को भेजा जिसका नाम था कोलंबस, एक नाविक को, कि भाई तुम भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करो। तो जैसे आप वर्ल्ड के बारे में आप जानते हैं कि पूरी पृथ्वी गोल है, ये बात कोलंबस भी जानता था। कोलंबस ने सोचा कि अगर पृथ्वी गोल है तो मैं स्पेन से सीधी नाक की सीध में चलूंगा और आखिरकार एक दिन बीच में कहीं ना कहीं भारत तो पड़ेगा ही। अगर भारत बाई चांस नहीं भी पड़ा तो मैं अपने देश तो वापस आ ही जाऊंगा। ये उसकी सोच थी, विचार था उसका। तो उसने यात्रा शुरू की बिल्कुल सीधा, है ना, एकदम स्ट्रेट। जबकि वो बार्थोलो डियाज ने कैसे की थी, दक्षिण में होते हुए, साउथ में, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगा के सोचा था उसने। लेकिन कोलंबस ने दूसरा रास्ता चुना और कोलंबस यात्रा करते करते गलती से पहुंच गया अमेरिका।
मतलब वो खोजने निकला था भारत के लिए समुद्री मार्ग, लेकिन वो पहुंच गया कहाँ पर, अमेरिका। और इस प्रकार कोलंबस ने गलती से अमेरिका की खोज कर दी, अमेरिका महाद्वीप की। यहाँ पर एक और बात आप ध्यान रखेंगे, हम लिख नहीं रहे हैं लेकिन आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं कि अमेरिका का नाम अमेरिका किसके नाम पे पड़ा। तो कोलंबस अमेरिका पहुंचा था, अमेरिका की मुख्य भूमि पे नहीं पहुंचा। अमेरिका के द्वीप थे जिन्हें कैरिबियाई द्वीप कहते हैं, वहां पर कोलंबस पहुंचा था। इसलिए कोलंबस के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका नहीं पड़ा, बल्कि अमेरिका का नाम 1507 में एक यात्री जिसका नाम था अमेरिगो वेस्पुक्की, जिसके नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा है, क्योंकि अमेरिगो वेस्पुक्की वह पहला व्यक्ति था जो अमेरिका की मुख्य भूमि पर उतरा, इसीलिए उसके नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा है। अब अमेरिका में बहुत सारी सोने की खदानें मिली, सोने की खोज हुई वहाँ पर। तो बहुत सारे लोग अब यूरोप से कहाँ जा रहे थे, अमेरिका व्यापार करने के लिए। इसे कहा गया गोल्ड रश। गोल्ड रश का मतलब है सोने की दौड़। तो क्वेश्चन ये है कि गोल्ड रश कहाँ से कहाँ के लिए हुई, तो आप कहेंगे यूरोप से अमेरिका के लिए। ठीक है, क्योंकि हम भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं इसलिए हम वापस लौटते हैं उसी बात पर कि बार्थोलो डियाज ने 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज की। अब पुर्तगाल ने सोचा कि अब और आगे बढ़ना चाहिए। अब पुर्तगाल ने अपने एक दूसरे नाविक को तैयार किया, मतलब अब हम दोबारा पुर्तगाल पे आ रहे हैं, तो पुर्तगाल ने एक दूसरा नाविक तैयार किया। अब बात हो रही है 1498 की, और इस व्यक्ति का नाम था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा से कहा कि भाई उसी रास्ते का प्रयोग करो जिस रास्ते का प्रयोग बार्थोलो डियाज ने किया था, तो उसी रास्ते से आपको भारत पहुंचना है। वास्को डिगामा ने अपने ज़्यादा तैयारी की होगी बार्थोलो डियाज की अपेक्षा, और बहुत सारा राशन वाशन लाद के वो चल पड़ा, और उसी रास्ते का प्रयोग करते हुए वो पहुंचा केप ऑफ गुड होप। और केप ऑफ गुड होप के पास पहुंच के उसने लेफ्ट हैंड पे मोड़ लिया अपना जहाज, और मोड़ के वो पहुंचा मेडागास्कर से मॉरिशस से वो सिचेल से एक छोटा सा द्वीपीय देश है ना वहाँ, और वहाँ से फिर वो राइट हैंड की तरफ मुड़ के पहुंच गया कहाँ पर, भारत। तो जब वो भारत पहुंच रहा था, मतलब रास्ते में, तो उसे भारत जाने के रास्ते में एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था अब्दुल मनीद। तो अब्दुल मनीद एक गुजराती पथ प्रदर्शक था। क्वेश्चन ये है कि वास्को डिगामा भारत किसकी मदद से पहुंचा, तो आप कहेंगे गुजराती पथ प्रदर्शक यानी कि गाइड करने वाले को कहते हैं पथ प्रदर्शक। तो गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से, है ना, अब्दुल मनीद जिसका नाम है, उसकी सहायता से वास्को डिगामा भारत पहुंच गया। और भारत में कहाँ पहुंचा, तो देखो हम यहाँ पर एक छोटा सा मैप बना रहे हैं इंडिया के, साउथ इंडिया का। और इस साउथ इंडिया में, इस मैप में आपको ये समझ में आएगा कि आखिर वास्को डिगामा कहाँ पहुंचा है। तो वास्को डिगामा पहुंचा है कहाँ पर, भारत के पश्चिमी तट पर। और आप देखना क्वेश्चन की रेंज कैसे बढ़ती है, मतलब हम पुर्तगालियों को भारत ले आए हैं अब, और पुर्तगालियों को भारत में लाने में सबसे पहला व्यक्ति कौन है, वास्को डिगामा है, जो भारत पहुंचा है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भारत में वास्को डिगामा कहाँ उतरा, कहाँ वो अपना जहाज लेके पहुंचा। तो देखो क्वेश्चन एक है लेकिन आंसर उसके 5-5, 6-6 आंसर हैं। तो आप देखना क्या क्या आंसर हो सकते हैं। वास्को डिगामा कहाँ पहुंचा है, तो आप कहेंगे पश्चिमी तट पे। तो पश्चिमी तट पर उसने अपना जहाज रोका था जाके, तो ये पूरा पश्चिमी तट है। इस पश्चिमी तट में भी कौन सा स्थान है, तो आप कहेंगे कौन सा राज्य है, तो आप कहेंगे केरल। तो केरल है। उस समय केरल तो नहीं बोलते थे, उस समय बोलते थे मालाबार तट। तो मालाबार तट भी हो सकता है ऑप्शन में। मतलब आप देखो ऑप्शन में ये सारे ऑप्शन एक साथ नहीं हो सकते, बल्कि इनमें से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि एक ही आंसर नहीं है, आंसर कई हैं, है ना। तो मालाबार तट पे वो पहुंचा। अगर मालाबार तट, मतलब इस पूरे तट को यहाँ तक मालाबार तट कहते थे, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मालाबार तट पे पहुंचा है वो। अगर मालाबार तट ऑप्शन में नहीं हुआ तो मालाबार तट में वो कहाँ पहुंचा है, तो देखो केरल में मालाबार तट पर वो पहुंचा, यहाँ पे जगह है कालीकट बंदरगाह, तो वो कालीकट बंदरगाह पहुंचा। तो कालीकट बंदरगाह याद रखना है आपको। कालीकट बंदरगाह का हो सकता है कि वर्तमान वाला नाम पूछा जाए, तो आपको याद रखना है कि कालीकट बंदरगाह पे वो कहाँ पहुंचा, यानी कि कालीकट बंदरगाह जहां वो पहुंचा था उसका वर्तमान नाम क्या है। तो आप याद रखेंगे कालीकट बंदरगाह का वर्तमान नाम है कोझिकोड। तो इसे वर्तमान में क्या बोलते हैं, कोझिकोड बोलते हैं। तो कोझिकोड जो कि कालीकट का नया नाम है। इसके अतिरिक्त भी क्वेश्चन हो सकता है कि मालाबार तट पर कालीकट बंदरगाह पर जहां वो पहुंचा है उस स्थान का नाम क्या है। तो बंदरगाह होता है काफी लंबा चौड़ा, तो कालीकट बंदरगाह पर भी एक स्थान है जिसका नाम है कप्पका डाबू का तट। तो कप्पका डाबू के तट पर वो पहुंचा है। ठीक है, अब आप समझ रहे हो। आप देखो कि आपके क्वेश्चन की रेंज कितनी ज़्यादा है,
है ना। वनडे एग्जाम के लिए भी है ये और किसी भी सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए भी ये बात है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि 1498 में वास्को डिगामा अपना जहाज लेकर कहाँ पहुँचा, तो आप कहेंगे कि भारत के पश्चिमी तट पर। भारत के पश्चिमी तट में कौन से राज्य में? केरल में। केरल में जहाँ वो पहुँचा है कौन सा स्थान है, तो आप कहेंगे कपकाडाबू का तट एक निश्चित स्थान है। और वहाँ पर कौन सा बंदरगाह है, तो कालीकट का बंदरगाह है। कालीकट के उस बंदरगाह का नाम क्या है, तो आप कहेंगे उसका नाम है कोझीकोड। और इसके अतिरिक्त इस पूरे तट को क्या कहते हैं, तो पश्चिमी तट में भी दो भाग हैं, तो एक भाग को हम कहते हैं मालाबार तट, और मालाबार तट के अलावा ऊपर वाला भाग कोंकण तट कहलाता है। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, अभी मालाबार तट याद रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको एक बार में ध्यान रखने हैं कि वास्को डिगामा कहाँ पहुँचा। अब ये बात यहीं पे ख़त्म होती है। इसका मतलब ये है कि हमने देख लिया कि भारत में यूरोपीय कंपनियों में पहली कंपनी कौन सी आई, और पहली कंपनी कौन सी है, जिसका नाम है पुर्तगीज या पुर्तगाली। तो यहाँ पर अब रुक जाते हैं और अब देखते हैं कि पुर्तगाली आए हैं भारत में, तो कौन कौन आया पुर्तगालियों में। ठीक है, अब पुर्तगीज भारत आ गए और पुर्तगीज पहली कंपनी है जो भारत आई है, और इसकी तरफ से पहला व्यक्ति अभी आपने देखा, एक बार और लिख देते हैं। पहला व्यक्ति आया वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जब यहाँ से लौट के गया, है ना, तो वैसे जब वो आया था तो वो मिला था यहाँ पर एक हिंदू वंश का राजा था जिसकी उपाधि थी जमोरिन। तो जमोरिन नामक एक व्यक्ति से मिला, एक राजा से मिला, और उस जमोरिन ने उसका बहुत स्वागत किया और फिर उसका पूरा जहाज मसालों से लदवा दिया, और वो सारे मसाले और भी बहुत सारे सामान लेकर वास्को डिगामा जब वापस गया, है ना, यूरोप यानी कि पुर्तगाल, तो वहाँ जाकर उसने उन मसालों को जब बेचा तो उसे 60 गुना लाभ हुआ। सारा खर्चा वर्चा निकाल के उसे 60 गुना लाभ हुआ। तो इतना बड़ा मुनाफा जब लोगों ने सुना तो लोगों की एक दौड़ लगी फिर, और उस दौड़ को हम कहते हैं मसालों की दौड़ या स्पाइस रश, या बोल सकते हो मसालों की दौड़ कहाँ से कहाँ तक है, तो आप कहेंगे यूरोप से भारत। तो सोने की दौड़ कहाँ से कहाँ तक थी, यूरोप से अमेरिका, और मसालों की दौड़ कहाँ से कहाँ तक है, यूरोप से भारत, या हो सकता है ऑप्शन में लिखा हो यूरोप से पूरब, क्योंकि पहले अंग्रेज या जो विदेशी कंपनियां थीं वो भारत को पूरब कह के संबोधित करती थी, ईस्ट कहती थी। तो इसलिए वास्को डिगामा भारत में आया और वापस चला गया। अब अगला व्यक्ति भेजा गया 1500 में, सन 1500 एडी में, है ना, 1498 एडी था, अब 1500 एडी में एक अगला व्यक्ति आया जिसका नाम था अल्वारेज कैब्राल। तो अल्वारेज कैब्राल अगला व्यक्ति है ना, जो भारत आया पुर्तगालियों की ओर से। फिर ये भी कुछ दिन रहा और फिर वापस चला गया, इसका भी कोई विशेष योगदान नहीं है। उसके बाद 1502 में एक बार फिर वास्को डिगामा फिर भेजा गया। तो वास्को डिगामा भारत 2 बार आया है, और जब वास्को डिगामा भारत में था उसी समय में 1503 में वास्को डिगामा के टाइम पे ही 1503 एडी में वास्को डिगामा जब भारत में मौजूद था, उसी टाइम की बात है जब पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, आपको याद रखना, आप जितनी भी कंपनियां देखेंगे, जितनी भी विदेशी ये यूरोपीय कंपनी देखेंगे, उनकी आपको 2 बातें जरूर याद रखनी है। एक तो वो कब आए हैं, उनका नंबरिंग क्या है, वो कब आए हैं, और दूसरा उनकी पहली फैक्ट्री कब और कहाँ स्थापित हुई है। ये 2 बातें पीईटी या किसी भी छोटे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको याद रखेंगे 1503 एडी में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना पुर्तगालियों ने कहाँ की, तो आप कहेंगे कोचीन में। कोचीन, जिसे आजकल कोच्चि के नाम से जाना जाता है, तो कोच्चि इसका नया नाम है और पुराना नाम क्या है, कोचीन है। तो कोचीन में पहली फैक्ट्री की स्थापना की किसने, पुर्तगालियों ने। कोचीन को उस टाइम पे अरब सागर की रानी कहते थे, क्योंकि अरब सागर पड़ता है भारत के इधर पश्चिम में, तो अरब सागर की रानी क्यों कहते थे, क्योंकि कोचीन बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था इसलिए। तो इस प्रकार से 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री की स्थापना हो गई। उसके बाद 1505 में एक नया गवर्नर भेजा गया बनाकर, मतलब अब आप देखेंगे कि अब आप ये देखने वाले हैं कि किस प्रकार से भारत में पुर्तगालियों का पहला वायसराय या पहला गवर्नर भेजा जाएगा। तो वो व्यक्ति कौन है, तो उस व्यक्ति का नाम है अल्मीडा। तो अल्मीडा पुर्तगालियों की ओर से पहला गवर्नर या पहला वायसराय बनाकर भेजा गया, और अल्मीडा 1505 में भारत पहुंचा। तो 1505 में भारत पहुंचा, और अल्मीडा ने भारत में आते ही एक पॉलिसी चलाई। ये पॉलिसी देखो कई एग्जाम में, पीसीएस में, लोअर पीसीएस, आरओ वगैरह में पूछी गई है, और ये क्वेश्चन है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किस पुर्तगाली गवर्नर की देन है।
तो अल्मीडा के द्वारा भारत में एक पॉलिसी चलाई गई जिसे कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, और हिंदी में इसे बोलेंगे, इस पॉलिसी को हिंदी में बोलेंगे शांत जल की नीति। तो शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी ये है क्या, ये समझ लीजिए। हुआ ये कि जो अरब सागर है पूरा भारत के पश्चिम में, उस पूरे अरब सागर पर अब पुर्तगालियों का अधिकार है, या आप कह सकते हैं कि उनकी चलती है, कोई उनकी आज्ञा के बिना अरब सागर में प्रवेश नहीं कर सकता था। तो अल्मीडा ने क्या किया, एक कार्टेज जारी किया। कार्टेज या कारतज का मतलब होता है एक पास होता है, या आप कह सकते हो कि एक अनुमति पत्र है कि भाई अनुमति मिलेगी आपको अरब सागर में व्यापार करने की। तो इसलिए ब्लू वाटर पॉलिसी को आप कार्टेज सिस्टम भी कह सकते हो। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन करे कि भाई कार्टेज पद्धति किसने लागू की थी पुर्तगालियों में, तो अल्मीडा ने लागू की। तो कार्टेज क्या है, एक प्रकार का पास है, या कार्टेज एक प्रकार का सर्टिफिकेट है कि भाई जिसके पास ये कार्टेज होगा वो कंपनी या वो जहाज अरब सागर में व्यापार कर सकता है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत ये कहा गया था कि हर कंपनी, विदेशी कंपनी को जो पुर्तगालियों से अलग है, स्पेन की, जर्मनी की, फ्रांस की, इंग्लैंड की, वो अगर यूरोप से भारत में व्यापार करने आ रही है और अरब सागर में अगर उसका जहाज है, तो उसके पास कार्टेज जरूर होना चाहिए, यानी कि एक अनुमति पत्र होना चाहिए जो कि खरीदना पड़ेगा। अगर किसी जहाज के पास ये कार्टेज नहीं होता था तो अल्मीडा और उसके जो सैनिक होते थे, नौसैनिक, वो जहाज को डुबो देते थे, क्योंकि इस समय पुर्तगाली सर्वोच्च शक्ति हैं कहाँ पर, अरब सागर में। तो इसीलिए ब्लू वाटर पॉलिसी है जो अल्मीडा ने चलाई है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, एक पास देने का तरीका है या एक सर्टिफिकेट देने का तरीका है जिससे कि पुर्तगालियों की कमाई हो सके, है ना। वो दिखा रहे थे कि हमारा एकाधिकार है इस समुद्र में। उसके बाद ये 1505 से लेकर 1509 तक रहा। कौन? अल्मीडा। तो लगभग 1509 तक रहा है कौन? अल्मीडा, है ना। अल्मीडा के बाद फिर अगला गवर्नर आया। अगला गवर्नर था जिसका नाम था अल्बुकर्क। तो आपको याद रखेंगे 1510 में अगला व्यक्ति है जो पुर्तगालियों के द्वारा भेजा गया जिसका नाम है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो है पुर्तगालियों का भारत में वास्तविक संस्थापक कहलाता है। वास्तविक संस्थापक का मतलब यह है कि ये भारत में इसने पुर्तगालियों की शक्ति को बहुत तेजी से विस्तारित किया है ना। इसने 1510 में गोवा पे कब्जा कर लिया था। तो ये याद रखेंगे अच्छा कि वास्तविक संस्थापक पुर्तगाली शक्ति का कौन कहलाता है, तो आप कहेंगे वास्तविक संस्थापक कहलाता है अल्बुकर्क, है ना। उम्मीद है दिख रहा होगा आपको, यहाँ तक तो दिख ही रहा है। तो अल्बुकर्क जो है वास्तविक संस्थापक है किसका? पुर्तगाली शक्ति का भारत में। और अल्बुकर्क ने क्या किया, तो आप याद रखना है आपको कि 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार कर लिया, है ना। आप कॉपी में लिख लें इसे। तो 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया गया अल्बुकर्क के द्वारा, और अल्बुकर्क ने गोवा में सारे मंदिर मस्जिद सब तोड़वा दिए और वहाँ पे बहुत सारे चर्च बनवाए। वो चर्च आज भी मौजूद हैं, है ना, गोवा में। और यहाँ तक कि गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की गई। तो बहुत सारे काम उसने ऐसे किए जिससे कि जो भारतीय समाज था उसमें पुर्तगालियों के खिलाफ धीरे धीरे गुस्सा पनपने लगा। तो पुर्तगालियों के जो इस तरह के काम है, इसके अलावा अल्बुकर्क ने यह भी कहा अपने सैनिकों से कि वो अधिक से अधिक भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह करें जिससे कि यहाँ पर पुर्तगाली संख्या में इजाफा किया जा सके। तो ये जो उसके कारनामे थे, इन कारनामों की वजह से, और सबसे बड़ी उसकी दिक्कत ये भी थी कि वो मुसलमानों को बहुत परेशान करता था, नफरत करता था बहुत इस्लाम धर्म से। इसलिए इस्लामिक लोग, भारतीय सामाजिक लोग, क्योंकि उसने सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था, गोवा में मंदिरों को तोड़वा दिया था, इसलिए भारतीय समाज उससे बिल्कुल खिलाफ हो गया। और धीरे धीरे पुर्तगालियों को भारतीय समाज ने दरकिनार करना शुरू कर दिया, यानी कि बाहर करना शुरू कर दिया। तो पुर्तगाली अपने ही कारनामों की वजह से भारत में बड़ी शक्ति बन के नहीं रह पाए, जितनी बड़ी शक्ति बाद में फ्रांसीसी या अंग्रेज दिखाई देंगे आपको। लेकिन पुर्तगालियों ने भारत में व्यापार एंड तक किया है। एंड का मतलब है कि सबसे लास्ट में जाने वाले लोग कौन है? पुर्तगाली हैं। तो याद रखना है आपको कि पुर्तगाली सबसे पहले आए भारत में और सबसे बाद में गए हैं, यानी कि भारत से कब गए? वो 1961 में गए, भारत से विदा हुए हैं। लेकिन कभी पुर्तगाली भारत में एक बड़ी शक्ति नहीं बने, इस बात को याद रखेंगे। अब देखते हैं, देखो पुर्तगालियों की भारत को देन क्या है ना। तो आपको बस यहाँ अल्बुकर्क तक याद रखना है। इसके अलावा डी कुना एक और गवर्नर आया था जो आपको नहीं करना है, आपको यहाँ तक करना है, और इतना हर एग्जाम के लिए पर्याप्त है। फिर देखो पुर्तगीज की भारत में देन क्या है, कि उन्होंने भारत को क्या दिया है। तो सबसे महत्वपूर्ण है आलू की खेती उन्होंने दी भारत को,
है ना, आलू की खेती भारत में नहीं होती थी। आलू जो है पुर्तगालियों को मिला था अमेरिका में, तो दक्षिण अमेरिका में, तो अमेरिका से पहुंचा यूरोप आलू, और फिर पहुंचा यूरोप से कहाँ, भारत। तो ये आलू की यात्रा है। तो आलू की खेती भारत में शुरू की पुर्तगालियों ने। इसके अलावा तंबाकू की खेती वो लेकर आए, है ना, तंबाकू। इसके अलावा मक्का की खेती को वो अमेरिका से लेकर आए थे। तो आलू और मक्का की खेती अमेरिका से आई है, और आलू, तंबाकू, मक्का, ये तीनों खेतियों की शुरुआत किसने की है भारत में, पुर्तगालियों ने की है। इसके अलावा पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया, पुर्तगाली लाए। तो आपको अब ये बात समझ में आ गई होगी कि पुर्तगालियों की भारत में देन क्या है ना, और पुर्तगाली किस तरीके से भारत से विदा भी हो गए, यानी कि वो बड़ी शक्ति बन के नहीं रह पाए। तो पुर्तगाली आए और अब वो बड़ी शक्ति नहीं है। अब पुर्तगालियों के बाद अगली कंपनी भारत में आएगी, तो हम देखेंगे सेकंड यूरोपीय कंपनी, जिसका नाम है डच। तो जो डच हैं, डचों के बारे में आपको ध्यान रखना है कि डच जो है नीदरलैंड से आने वाले विदेशी मेहमान है, या आप कह सकते हो यूरोपीय कंपनी है विदेशी, जो कहाँ से आई है, नीदरलैंड से। तो नीदरलैंड, जिसे हॉलैंड भी कहा जाता है, जिसे हॉलैंड भी कहते हैं, डचों की कंपनी 1602 में स्थापित हुई, कहाँ पर, नीदरलैंड में। और 1602 में जो कंपनी स्थापित हुई उसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। तो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना 1602 में हुई, और 1605 में ये भारत पहुंच गए। तो डचों का भारत में आगमन है कब, 1605 में। तो 1605 में भारत आए, और 1605 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की। भारत में आते ही अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की, और स्थान था मुसलीपट्टनम, या इसे मछलीपट्टनम भी कहते हैं। ये मुसलीपट्टनम वर्तमान में आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। आंध्र प्रदेश के बिल्कुल किनारे पर एक फेमस बंदरगाह हुआ करता था, मुसलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, जो आज भी मौजूद है। वहाँ पर डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की। ठीक है, ये मैं जो बार बार आपको फैक्ट्री बोल रहा हूँ, इस फैक्ट्री का मतलब भी आप समझ लीजिए कि दरअसल फैक्ट्री जो शब्द है वो फैक्टर से निकला है। फैक्ट्री ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन होता है। जैसे आजकल फैक्ट्री वो होती है जहाँ पर मशीनें लगी होती हैं, जहाँ उत्पादन चल रहा होता है। उस समय ऐसा नहीं था। फैक्ट्री का मतलब होता था कि ऐसा स्थान जहाँ पर बहुत सारे सैनिक व्यापारी रहते हों। दरअसल फैक्टर जो शब्द है उसका मतलब होता है, फैक्टर कहते हैं ऐसे व्यापारी जो सैनिक का भी काम करते हो। तो व्यापारिक सैनिकों को फैक्टर कहा जाता था। जहां फैक्टर रहते थे उसे फैक्ट्री कहते थे। तो फैक्ट्री एक प्रकार का चारों तरफ से चार दीवारी से घिरा हुआ एक ऐसा स्थान था जहां पर ये लोग रह रहे हैं, है ना। इनके सब लोग घर, फैमिली वगैरह सब वहां रह रहे हैं और यहाँ पर ये व्यापार करने की योजनाएं बना रहे हैं। तो एक गोडाउन की तरह समझ सकते हो आप, ऐसा था। तो ये मछलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री की स्थापना हुई। 1610 में इन्होंने एक और फैक्ट्री की स्थापना की जो पुलीकट में है ना। वहाँ पे चंद्रगिरी के एक राजा थे, उनसे अनुमति ली इन्होंने और पुलीकट नामक स्थान पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री की स्थापना की, है ना। 1610 में पुलीकट में फैक्ट्री की स्थापना। ये जो पुलीकट है यही डचों का मुख्यालय बना बाद में, है ना। तो इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया पुलीकट में और पुलीकट में ही इन्होंने स्वर्ण सिक्के जारी किए। इन स्वर्ण सिक्कों को कहा जाता था पैगोडा। तो पैगोडा नामक स्वर्ण सिक्के जारी किए हैं किन्होंने, डचों ने। कहां से? अपने नए मुख्यालय पुलीकट से। लेकिन डचों का भारत में व्यापार करने का कोई खास मन नहीं था और विशेष तौर से ये मसालों का व्यापार तो बहुत ही कम, ना के बराबर करते थे। इनका जो सबसे ज़्यादा मन था व्यापार करने का वो था भारत के सूती कपड़ों का व्यापार या सूती वस्त्रों का व्यापार। तो ये क्वेश्चन भी एक आध जगह देखा गया, पूछा गया है कि किस यूरोपीय कंपनी ने भारत के सूती वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाया। तो भारत के सूती वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने वाले कौन है? डच लोग हैं। और ये डच लोग भारत में सूती वस्त्र खरीदते थे, फिर उसके बाद जापान, कोरिया के देशों में बेचते थे, है ना। तो ये सूती वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का काम कर रहे हैं। तो डचों का कोई खास मन नहीं था भारत में व्यापार करने का, जैसे कि मैंने अभी कहा। तो इसी वजह से ये ज़्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है भारत में। और आखिरकार इनके दिन तब खत्म हो गए जब 1759 में 1759 में डचों और अंग्रेजों के बीच में एक युद्ध हुआ जिसे कहते हैं बेदरा का युद्ध। तो बेदरा का युद्ध हुआ। बेदरा जगह पड़ती है बंगाल में।
तो बंगाल में एक स्थान है बेदरा, वहाँ पर ये युद्ध हुआ और इस युद्ध में एक तरफ अंग्रेज हैं और दूसरी तरफ हैं डच, और इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई और डच हमेशा के लिए भारतीय व्यापार से विदा हो लिए, यानी कि समाप्त हो गए। तो इस प्रकार से देखो, पुर्तगाली आए खत्म, फिर डच आए वो खत्म। अब डचों के बाद अगली कंपनी आनी थी जिसका नाम था अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी, या अंग्रेज अब अगले यूरोपीय कंपनी के रूप में भारत में आएंगे। तो अब अंग्रेज देखते हैं। तो अब अंग्रेज आए भारत में और अंग्रेजों की कंपनी का नाम तो आप जानते ही होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 एडी में हुई थी। कहाँ पर? ब्रिटेन में हुई थी। कुछ प्राइवेट व्यापारियों ने मिलकर, निजी व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में। और 1599 में के बाद सन 1600 एडी की बात है जब ब्रिटेन की महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति दी और 15 वर्ष के लिए उन्हें सर्टिफिकेट दिया कि भाई 15 वर्ष के लिए तुम्हें छूट है, तुम्हारे अलावा ब्रिटेन की कोई और कंपनी भारत के साथ व्यापार नहीं करेगी। तो पूरब के साथ व्यापार करने की अनुमति मिली सन 1600 एडी में। और अंग्रेजों ने आखिरकार अपना पहला, है ना, दूत या कह सकते हो कि पहला व्यक्ति भेजा जहांगीर के दरबार में। हालांकि वो ये सोच के आया था कि अकबर के दरबार में पहुंचने वाला है वो, लेकिन वो पहुंचा किस में? जहांगीर के दरबार में। तो ये बात है देखो 1608 की। तो यहाँ से याद रखेंगे कि 1608 में जहांगीर के दरबार में अंग्रेजों की ओर से, है ना, जहांगीर के दरबार में अंग्रेजों की ओर से एक व्यक्ति पहुंचा जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। तो कैप्टन हॉकिंस भारत में कहाँ पहुंचा है? जहांगीर के दरबार में। और जब जहांगीर के दरबार में पहुंचा वो, तो कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से बात की फारसी भाषा में। वो कई भाषाओं का भी ज्ञाता था, इसलिए जहांगीर उससे बहुत प्रभावित हुआ। और कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से कहा कि हमें सूरत में फैक्ट्री बसाने की परमिशन दे दो। तो ये बात 1609 की है जब ये परमिशन मांगी गई, और फिर ये भी हो गया तय कि ठीक है, परमिशन तुम्हें दे रहे हैं हम और तुम आराम से सूरत में फैक्ट्री की स्थापना कर सकते हो। तो कैप्टन हॉकिंस को अंग्रेजों को या कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने फैक्ट्री बसाने की परमिशन दे दी। लेकिन पुर्तगालियों ने जहांगीर के कान भर दिए। उन्होंने बताया होगा कि ये बहुत ही चालाक लोग हैं, धोखेबाज हैं, कुछ ऐसा कहा होगा। तो पुर्तगालियों के कहने में आकर जहांगीर ने अपनी आज्ञा वापस ले ली। तो अब अंग्रेज इतना इंतजार कर नहीं सकते थे, अंग्रेजों को फैक्ट्री बसाना बहुत ज़रूरी था। और उधर सूरत में फैक्ट्री की जो आज्ञा मिली थी, बसाने की आज्ञा जो मिली थी, वो वापस ले ली गई। तो आखिरकार अंग्रेजों ने सन 1611 में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की मुसलीपट्टनम में। मुसलीपट्टनम वही जगह जहां पर पहली फैक्ट्री डचों ने बसाई थी, मछलीपट्टनम में, वहीं पर अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की। हालांकि ये पहली फैक्ट्री की स्थापना जो हुई है, दरअसल ये अस्थायी तौर पर है, ये परमानेंट नहीं है, बल्कि टेम्परेरी तौर पर स्थापित की गई है, जिससे कि जब तक सूरत की आज्ञा नहीं मिल रही तब तक जो है यहाँ पे काम चलता रहे। उधर क्या हुआ, इसी दौरान क्या हुआ कि अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को एक छोटे से नौसैन्य युद्ध में हरा दिया, यानी कि समुद्र में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया। ये खबर पहुंची जहांगीर के पास। जहांगीर इससे बहुत प्रभावित हुआ। उसे लगता था जहांगीर को कि पुर्तगाली ही ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन जब उसे पता लगा कि अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया तो इस बात से जहांगीर प्रभावित हुआ और जहांगीर ने जो आज्ञा वापस ली थी वो दोबारा से दे दी। और इस प्रकार से एक बार फिर अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री बसाने की परमिशन मिल गई। और 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री की स्थापना की, है ना। कई जगह पर कारखाना लिखा मिलेगा आपको, तो फैक्ट्री का मतलब कारखाना भी है। तो कारखाना या फैक्ट्री की स्थापना की कहाँ पर? सूरत में। तो अब आपको देखो यहाँ पे क्वेश्चन को देखना है कि अगर आपसे कोई कह रहा है कि भाई पहली फैक्ट्री की स्थापना अंग्रेजों ने कहाँ की थी, तो मुसलीपट्टनम आंसर है। लेकिन पहला स्थायी कारखाना या स्थायी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी, तो वो स्थायी थी सूरत में, है ना, जिसकी आज्ञा जहांगीर की तरफ से दी गई थी अंग्रेजों को। अब देखो, अब हम, क्योंकि जैसे हमने पिछली वाली कंपनियां पढ़ी तो 3-3, 4-4, 5-5 लाइन में ख़त्म कर दी, क्योंकि उनका ज़्यादा महत्व नहीं है। लेकिन अंग्रेजों का महत्व है, क्योंकि अंग्रेजों ने तो भारत पर राज किया है, इसलिए हम अंग्रेजों को थोड़ा सा इस टॉपिक में ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ज़्यादा पढ़ेंगे। और हम देखेंगे किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज भारत में अपना विस्तार करेंगे।
तो अब वो भारत में फैक्ट्री की स्थापना कर चुके हैं, जोर शोर से वो व्यापार करने में लग गए हैं। और दरअसल अंग्रेजों को तो पता भी नहीं है कि वो भारत में इतनी तेज़ी से फैल जाएंगे, क्योंकि जैसे एक जगह एक इतिहासकार कहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को बेहोशी के दौर में ही जीत लिया। इसका ये मतलब है कि अंग्रेजों ने कभी सोच के प्लान नहीं बनाया था कि वो भारत पर राज करेंगे, लेकिन भारत की स्थितियां उन्हें ऐसी मिली कि यहाँ पर वो अपनी रक्षात्मक प्रणाली को पूरा करने के लिए धीरे धीरे आक्रामक होते चले गए और वहाँ यहाँ पर वो क्या हो गए, शासक बन बैठे। जबकि ऐसा उनका कोई खास इरादा नहीं था शुरुआत में, लेकिन बाद में उन्हें लगने लगा कि व्यापार को बनाए रखने के लिए यहाँ पर राज करना भी जरूरी है। तो अब आगे देखते हैं अगली बात, पॉइंट टू पॉइंट डाल के अब आप बस लिखते जाइए। जैसे देखो क्या हुआ, 1632 की बात है, अब 1632 की 1632 में गोलकुंडा के राजा से अंग्रेजों को परमिशन मिली कि गोलकुंडा का जो पूरा क्षेत्र है, गोलकुंडा के जितने बंदरगाह हैं, उन सभी बंदरगाहों से अंग्रेज मुफ्त व्यापार कर सकते हैं। और इसे कहा गया सुनहला फरमान, है ना। तो क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहला फरमान कब और किससे प्राप्त हुआ। तो आप कहेंगे कि गोलकुंडा के शासक से अंग्रेजी कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक सुनहला फरमान, मतलब गोल्डन फरमान कहते हैं इसे। गोल्डन फरमान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अंग्रेजों के हित में है। तो अंग्रेजों को गोल्डन फरमान जारी किया गया गोलकुंडा के राजा के द्वारा, और ये कहा गया कि अंग्रेज गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से, है ना, गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से केवल 500 पैगोडा आपको याद होगा कि यहाँ की मुद्रा थी, पैगोडा देकर मुक्त व्यापार कर सकते हैं, यानी कि कोई कर नहीं देना है इसके अलावा, है ना। तो अंग्रेजों को एक परमिशन मिल गई किसकी तरफ से, 1632 में गोलकुंडा के राजा की तरफ से। और बाद में कुछ टाइम बाद इस सुनहले फरमान को दोबारा फिर दोहरा दिया गया। तो अंग्रेजों की किस्मत भी बड़ी अच्छी थी कि उन्हें चीज़ें आसानी से थोड़ा मिलती चली गई। तो इस प्रकार पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की किसने, अंग्रेजों ने, कि गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से केवल 500 पैगोडा सालाना देकर मुक्त व्यापार करने को मिल गया। दूसरी देखो उनकी एक और चीज़ हासिल हुई कि 1639 में यहाँ पर एक चंद्रगिरी, मतलब भारत का जो साउथर्न एरिया है साउथ में, तो साउथ में एक राजा था चंद्रगिरी का राजा। तो 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर मिला, है ना। हम ऐसे समझ सकते हैं कि 1639 की बात है जब चंद्रगिरी के राजा ने अंग्रेजों को मद्रास दे दिया पट्टे पर। मद्रास कोई बहुत बड़ा शहर नहीं होगा उस समय, एक गांव टाइप का हुआ करता था। तो उस क्षेत्र को दे दिया किसने, अंग्रेजों को, किसने, चंद्रगिरी के राजा ने। और ये काम किया था फ्रांसिस डे ने। तो आप चाहें तो पूरी लाइन भी लिख सकते हैं कि 1639 में फ्रांसिस डे नामक एक अंग्रेज था जिसने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया और यहाँ पर एक किला बंद कोठी बनाई। तो मद्रास में किला बंद कोठी बनाई गई, किला बंद फैक्ट्री बनाई गई। किला बंद का मतलब होता है चारों तरफ से ऊंची सी दीवार से घिरा हुआ, यानी कि फोर्ट बनाया गया। इसे नाम दिया गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज बाद में अंग्रेजों का एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया, आप कह सकते हो एक मुख्यालय के तौर पर इसका यूज करने लगे। तो मद्रास की किलाबंद कोठी अंग्रेजों की एक महत्वपूर्ण व्यापारिक कोठी थी जिसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो क्वेश्चन भी ऐसे ही है कि अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ की थी, मद्रास में, है ना। और किससे लिया था वो, फ्रांसिस डे ने किससे लिया था, चंद्रगिरी के राजा से। तो ये एक उपलब्धि थी, है ना। अब देखो अगली उपलब्धि क्या हुई कि 1661 की बात है। 1661 में 1661 में कहानी सुन लेते हैं ऐसी, फिर बाद में लिख दूंगा मैं कि 1661 की बात है जब ब्रिटेन के राजकुमार थे जिनका नाम था चार्ल्स। तो चार्ल्स का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। ये बात 1661 की है। और पुर्तगाल की जो सरकार थी या पुर्तगाल के जो राजा थे उन्होंने अपनी बेटी के विवाह में, है ना, कैथरीन के विवाह में ब्रिटेन को दहेज के रूप में या चार्ल्स को दहेज के रूप में बम्बई दिया। यानी कि बम्बई जो पुर्तगालियों की कोठी हुआ करती थी उसे पुर्तगाल ने किसे दे दिया, ब्रिटेन के राजकुमार को, दहेज में। तो बताओ पहले कितना बढ़िया था, दहेज में क्या मिलती थी, बड़े बड़े शहर मिल जाते थे दहेज में। तो इस प्रकार से ब्रिटेन के राजकुमार को, चार्ल्स को क्या मिला, बम्बई दहेज में मिला। इस बम्बई का ब्रिटेन के राजकुमार क्या करते, उनके लिए तो बेकार था ये। तो उन्होंने क्या किया, है ना,
तो ये तो लिखने की जरूरत है नहीं कि कब विवाह हुआ है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कोई, लेकिन मैं आपको फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि 1661 में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ और पुर्तगाल ने बंबई दहेज में दिया ब्रिटेन के राजकुमार को। इस बंबई का उन्होंने क्या किया, 1668 में उन्होंने बंबई किराए पे दे दिया, किसे, अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दिया। किसे दिया, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, एक काम करेंगे हम, ईस्ट इंडिया कंपनी को अब हम हर बार कंपनी बोला करेंगे, है ना, जिस आप समझ तो जाएंगे कि कंपनी की बात कर रहे हैं, तो कंपनी ही बोला जाएगा शॉर्ट में थोड़ा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई मिल गया, कैसे, किराए पर, और इस किराए में उसे केवल 10 पाउंड वार्षिक देने थे। 10 पाउंड बहुत कम राशि, तो 10 पाउंड वार्षिक किराए पर बंबई किसे मिल गया, कंपनी को। तो इस प्रकार देखो मद्रास अंग्रेजों के हवाले हो गया और दूसरी तरफ अंग्रेजों के हवाले क्या हो गया, बंबई भी हो गया। तो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, हम ये अंग्रेजों का विस्तार देख रहे हैं भारत में, है ना। इस बात को समझेंगे, इस कॉन्सेप्ट को, कि अब मद्रास के बाद अब बंबई भी उनके अधिकार में है। अब देखो अगली घटना 1698 की बात है, 1698 की, जब बंगाल के नवाब, उस समय बंगाल के नवाब हुआ करते थे जिनका नाम था अजीमुश शान। तो बंगाल के नवाब से अंग्रेजों ने 3 गांव की जमींदारी प्राप्त की, है ना। ये बात कब की है, 1698 की। तो अंग्रेजों को या कंपनी को 1698 में बंगाल के नवाब से कालीकाता, गोविंदपुर, सूतानाती, है ना, ये 3 गांव हैं। इन तीनों गांव की जमींदारी मिली किसे, कंपनी को। किससे मिली, 1698 में बंगाल के नवाब, जिनका नाम था, सूबेदार कह सकते हो आप, जिनका नाम था अजीमुश शान, और बहुत ही सस्ते में, केवल 1200 रुपये देने पड़े। तो 1200 रुपये में 3 गांव की जमींदारी किसे मिल गई, है ना, कंपनी को मिल गई। और इन्हीं तीनों गांवों को मिलाकर, है ना, कंपनी ने कलकत्ता शहर की स्थापना की। तो जो कलकत्ता शहर की स्थापना हुई, है ना, या आप कह सकते हो कि कलकत्ता में इन्हीं तीनों गांव को मिलाकर जो कलकत्ता शहर बना है, वहीं पर एक बहुत बड़ा किला बनाया गया, फोर्ट बनाया गया, जिसका नाम था फोर्ट विलियम। तो आपको देखो याद रखेंगे, फोर्ट विलियम कहाँ पर है, तो आप कहेंगे कलकत्ता में, है ना, और फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पर है, मद्रास में। तो ये 2 महत्वपूर्ण फोर्ट हैं, किसके, अंग्रेजों के। तो आप देखो कितना विस्तार हो गया, अंग्रेजों का अधिकार 3 महत्वपूर्ण बड़े स्थानों पर है, अब मद्रास, बंबई, कलकत्ता। और आज भी देखो ये 3 बड़े शहर हैं, है ना, जानते हैं, महानगर है, सबसे बड़े शहर हैं भारत में, बंबई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली। तो ये बंबई, कलकत्ता, मद्रास पर अब अंग्रेजों का अधिकार है ना। तो इस तरीके से यहाँ तक आपको यहाँ पे आके अब रुकना है। अब हम जो आगे की बात करने वाले हैं वो हम अगले टॉपिक में करेंगे। हम देखेंगे कि भाई अंग्रेजों के बाद अब और कौन सी कंपनी आई। तो अब हम 2 और कंपनी देखने वाले हैं, अंग्रेजों के बाद आएंगे डेनिश। तो आप समझ गए कि हम यूरोपीय कंपनियों में आगमन देख रहे हैं और कैसे उनका विस्तार हो रहा है वो देख रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो इसलिए इसे ज़्यादा डिटेल में कर लिया है। ठीक है, अब अंग्रेजों के बाद आएंगे डेनिश, जो केवल 2 लाइन का है, और उसके बाद फ्रांसीसी भी 3-4 लाइन में खत्म हो जाएगा। तो डेनिश अब अगली विदेशी कंपनी है जो भारत में आ रही है। तो डेनिश, जिन्हें हम डैन कह रहे हैं या डेनिश कह रहे हैं, ये लोग कहाँ से आए हैं, डेनमार्क से। तो डेनमार्क एक देश है, वहाँ से इनका आगमन हुआ है भारत में। देखो ये भारत में आए सन 1600 AD में, सन 1600 AD में इनका आगमन हुआ, भारत आए और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1620 AD में बसाई। तो 1620 AD में इनकी पहली फैक्ट्री की स्थापना हुई। इस पहली फैक्ट्री की स्थापना हुई कहाँ पर, तो आप कहेंगे कि तंजौर जिले के, तंजौर जिला का मतलब है कि जहाँ पर केरल है ना वर्तमान में, वहाँ पर। तो तंजौर जिले के ट्रावनकोर नामक स्थान पर इनकी पहली फैक्ट्री की स्थापना हुई, है ना। तो तंजौर मतलब एक उस समय एक रियासत हुआ करती थी, तो वहाँ पर ट्रावनकोर एक जगह है, वहाँ पर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की। उसके बाद भारत में उनका कोई खास वजूद नहीं था, भारत में कोई इन्होंने कुछ विस्तार नहीं किया, कोई बहुत ज़्यादा व्यापार नहीं किया, और आखिरकार इनका जो मेन उद्देश्य था व्यापार करने का वो इंडोनेशिया, या आप कह सकते हो कि इंडोनेशिया श्रीलंका के द्वीपों की तरफ ज़्यादा था, या इंडोनेशिया के द्वीपों की तरफ ज़्यादा था। तो इसी वजह से ये व्यापार में थोड़े पिछड़ते चले गए, और इसी कारण 1745
1745 में अपनी सभी व्यापारिक कोठियां अंग्रेजों को बेचकर यहाँ से चले गए। तो यहाँ से 1745 में क्या हो गए, ये विदा हो गए, चले गए। तो इस प्रकार से डैनिश या डैन लोग खत्म। तो आप देखो पुर्तगालियों के बाद डच, डच के बाद अंग्रेज, और अंग्रेज के बाद कौन आए हैं, डैन या डैनिश। डैन के बाद जो आए हैं उनका नाम है फ्रांसीसी। तो अगली विदेशी कंपनी है फ्रांसीसी, है ना, फ्रांसीसी। अब देखो फ्रांसीसियों की जो कंपनी थी उसकी स्थापना हुई थी 1664 में, और उस कंपनी का नाम था कंपनी द एंड ओरिएंटल। कंपनी द एंड ओरिएंटल नाम से फ्रांसीसियों ने कंपनी स्थापित की 1664 में, और 1668 में वो भारत आए। तो 1668 से बात करेंगे हम। 1668 में फ्रांसीसियों ने भारत आते ही अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की, स्थान था सूरत। तो सूरत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की 1668 में, और फिर अगले ही साल 1669 में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की, स्थान था मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, है ना। और जल्द ही फ्रांसीसियों को अंग्रेजों की तरह ही भारतीय राजाओं से मदद मिली, और इसी मदद से उन्होंने पौंडीचेरी नामक शहर की स्थापना की। तो हम सिर्फ डेट लिख रहे हैं, 1673 में इन्होंने पौंडीचेरी नामक एक शहर की स्थापना की जो आजकल पुडुचेरी कहलाता है। तो पौंडीचेरी शहर की स्थापना की है इन्होंने। तो पौंडीचेरी शहर की स्थापना के लिए फ्रांसीसियों को आभार दे सकते हैं आप कि भाई फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी या पुडुचेरी शहर की स्थापना की थी। 1674 में इन्होंने एक और फैक्ट्री की स्थापना की जिसे हम कहते हैं चंद्रनगर की फैक्ट्री। तो 1674 में चंद्रनगर में फैक्ट्री की स्थापना। आप समझ लीजिए कि चंद्रनगर जो स्थान है वो साउथ इंडिया में ही है। तो आप कह सकते हैं कि पुडुचेरी या पौंडीचेरी और चंद्रनगर अंग्रेजों के सबसे प्रमुख व्यापारिक स्थल हैं या सबसे प्रमुख व्यापारिक कोठियां हैं या फैक्ट्री हैं। तो अब देखो अंग्रेज बोल दिया मैंने, फ्रांसीसी, अगर अंग्रेज बोला हो तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ। देखो फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत, दूसरी फैक्ट्री मछलीपट्टनम, उसके बाद 1673 में उन्होंने पौंडीचेरी की शहर की स्थापना की, और 1674 में चंद्रनगर नामक एक प्रसिद्ध व्यापारिक कोठी बसाई या चंद्रनगर की स्थापना की। और चंद्रनगर कहाँ पड़ता है, तो आप कहेंगे ये पड़ता है साउथ इंडिया की तरफ। तो आप देखो आखिरी कंपनी है ये जो भारत आई है। तो अब यूरोपीय कंपनियों के आगमन का जो टॉपिक था वो समाप्त हुआ। हम फ्रांसीसियों को यहाँ पे रोक रहे हैं। अब फ्रांसीसी यहाँ से अभी गए नहीं है, फ्रांसीसियों को हम इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि जो हमारा अगला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना। अगले वीडियो में देखेंगे इसे। आप देखो समझ लीजिए कि कॉन्सेप्ट क्या है ना। अगर कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे तो बहुत आसान है आधुनिक इतिहास। इससे ज़्यादा आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी। बहुत ही आसान, इतनी आसानी से इतिहास समझ में आएगा कि आप कहेंगे कि अरे इतना आसान इतिहास भी हमने न सुना न देखा। तो अंग्रेजी साम्राज्य की जो स्थापना है वो अगला टॉपिक है हमारा। अब देखो आप क्या हुआ, कहानी क्या है कि देखो आपने यूरोपीय कंपनी पढ़ी, यूरोपीय कंपनियों में एक एक करके कंपनी आई। पुर्तगीज आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डैनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। आपने देखा कि पुर्तगीज अपने कारनामों से बाहर हो गए, डचों को अंग्रेजों ने बाहर कर दिया था वेदरा के युद्ध में। उसके बाद फिर अंग्रेज बचे थे, है ना। अंग्रेजों ने फिर अंग्रेज आए और उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। फिर आपने डैनिश देखा था कि डैनिश 1745 में सारा कारोबार बेच के चले गए थे। और फिर आपने फ्रांसीसी देखे। तो इसका मतलब दो ही कंपनियां बची भारत में। एक बचे कौन, वो थे अंग्रेज और दूसरे थे फ्रांसीसी। तो जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना, उसमें शुरुआत यहीं से करेंगे हम। कहाँ से? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध होंगे। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी के बीच में जो युद्ध होंगे, है ना, उन युद्धों को हम देखेंगे कर्नाटक युद्ध में। तो हमारा जो अगला टॉपिक है अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना, इस टॉपिक का सब टॉपिक है कौन सा? वो है कर्नाटक युद्ध या कर्नाटक वॉर।